नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय मनोविज्ञान। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, बोधात्मक प्रक्रियाएं। आधुनिक मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब व्यवहार का अध्ययन तो मनोविज्ञान करता है, किंतु व्यवहार के दो प्रकार है। पहला है प्रकट व्यवहार और दूसरा है अप्रकट व्यवहार। जिस व्यवहार को हम बाह्य रूप से देख सकते हैं, जैसे कि दौड़ना, रोना, हंसना, चलना, बातें करना, नाचना, ये सारे प्रकट व्यवहार है, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं। और दूसरा, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, ऐसे व्यवहार को अप्रकट व्यवहार कहते हैं। जैसे कि चिंतन मनन करना, कल्पना करना, याद करना और याद रखना। ये ऐसे व्यवहार है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान के उद्भव और विकास की अगर हम बात करें तो शुरू में रचनावादी और कार्यवादी मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर दिया, लेकिन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, मनोविज्ञान को व्यवहार यानी कि जिसका निरीक्षण किया जा सके ऐसे प्रकट व्यवहार का ही अध्ययन करना चाहिए। व्यवहारवादियों की जिद के कारण ही 1950 के समयकाल में बोधात्मक मनोविज्ञान के विकास को वेग मिला। तो क्या है यह बोधन, जिससे पूरा बोधात्मक मनोविज्ञान बना है? बोधन यानी क्या? बोधन किसे कहते हैं? बोधन अर्थात जानने की क्रिया, बोधन अर्थात समझना। मनुष्य के रूप में हम एक सक्रिय प्राणी हैं और हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को हम समझने का प्रयत्न करते हैं, जानकारी को ग्रहण करते हैं और इसको मस्तिष्क में संग्रह करते हैं। यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः प्राप्त करके जो भी समस्या हो उसे सुलझाते हैं और भविष्य की योजना भी बनाते हैं। एटकिंसन तथा स्मिथ और हिलगार्ड ने बोधन की परिभाषा देते हुए बताया है कि बोधन जानकारी प्रक्रियाकरण, स्मृति और प्रत्यक्षीकरण जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के साथ संलग्न मुद्दा है, जिसकी सहायता से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, समस्या का हल करता है और भविष्य की योजना बनाता है। तो एटकिंसन बताते हैं कि स्मृति और प्रत्यक्षीकरण जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के साथ जुड़कर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और समस्या का हल करते हैं और भविष्य की योजना भी बनाते हैं। ये सारा कार्य जो हम करते हैं उसी को बोधन कहते हैं। यानी कि हमें पर्यावरण में से या वातावरण में से जो भी जानकारी मिलती है उसका अर्थघटन करना, अर्थघटन करके उसका विश्लेषण करना, विश्लेषण करने के बाद उसे याद रखना और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करना। यह जो तरीका हम अपनाते हैं उसी को बोधन कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आप टीवी पर किसी राजनीतिक नेता का भाषण देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब वह राजनीतिक नेता भाषण तो दे ही रहा है, किंतु संचार माध्यमों के माध्यम से पहले से ही आपको बहुत सारी जानकारी उनके बारे में है, उनकी पार्टी के बारे में है, उनकी कुछ नीतियों से आप सैद्धांतिक रूप से सहमत भी हो सकते हैं, किंतु कुछ शीर्ष नेताओं के कुछ कार्य आपको पसंद नहीं है। अब वह नेता अपील कर रहे हैं कि आप अपना वोट उन्हें दीजिए। अब आप क्या करेंगे? सीधा उनके कहने पर आप उन्हें वोट दे देंगे? नहीं, पहले से प्राप्त जो जानकारी है आपके पास, अनेक प्रकार के संचार माध्यमों के द्वारा, लोगों के साथ चर्चा करने के द्वारा आप जो जानते हैं वह, और उनके भाषण के द्वारा जो जानकारी आपको मिली उसका आप प्रक्रियाकरण करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और दोनों को मिलाकर उसको एकीकृत करके निर्णय लेंगे कि उन्हें वोट देना चाहिए या नहीं।
तो यही है जानकारी का प्रक्रियाकरण। क्या है जानकारी का प्रक्रियाकरण? ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त बाह्य जगत की जानकारी और पहले से स्मृति तंत्र में पड़ी जानकारी की तुलना, फिर उसका विश्लेषण करना और अंत में एक निर्णय पर पहुंचना, यही है जानकारी प्रक्रियाकरण। अब बात करते हैं बोधात्मक प्रक्रिया की। बोधात्मक प्रक्रिया अर्थात क्या? दोस्तों, बोधात्मक प्रक्रिया को मानसिक प्रक्रिया भी कहते हैं। यह हमारी सभी चेतन तथा अचेतन मानसिक अवस्थाएं हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, किंतु व्यक्ति का निरीक्षण किया जा सकता है, अनुमान किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक कसिन और सेंट्रोक ने बोधात्मक प्रक्रिया की जो परिभाषा दी है उसे हम देखते हैं। विचार, भावनाएं और प्रेरक जिन्हें हम में से प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से महसूस करता है किंतु प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है, उसे बोधात्मक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो क्या कहते हैं कसिन और सेंट्रोक? वे बताते हैं कि हम विचार करते हैं, हम भावनाओं का अनुभव करते हैं, हमारे भीतर तरह तरह की प्रेरणाएं, प्रेरक उत्पन्न होते हैं जिसे हम महसूस तो करते हैं किंतु उन्हें देख सकते नहीं हैं। ऐसी जो भी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते वो बोधात्मक प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, विचार, संकल्पना निर्माण, समस्या समाधान, तर्क क्रिया। ये सारी बोधात्मक प्रक्रियाएं हैं। ये हमारे भीतर चलती रहती हैं, हमें पता भी चलता है किंतु हम उन्हें देख सकते नहीं हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक युवक क्रिकेट खेल रहा है, एक बालक रो रहा है, एक कॉलेज का विद्यार्थी बाइक चला रहा है। तीन बातें की मैंने। युवक क्रिकेट खेल रहा है, बालक रो रहा है और विद्यार्थी बाइक चला रहा है। इन तीनों की क्रियाओं को हम देख रहे हैं, तो यह प्रकट व्यवहार हुआ जो हमें दिखाई देता है। अब दूसरे पहलू को देखते हैं। युवक क्रिकेट खेलने जाने की सोच रहा है। माता के दूर चले जाने से बालक को दुख हो रहा है, दुख का एहसास हो रहा है। बाइक सवारी के आनंद को युवक याद कर रहा है। दोस्तों, वहां हम देख रहे थे कि वह क्रिकेट खेल रहा है, बालक रो रहा है और विद्यार्थी बाइक चला रहा है, किंतु यहाँ युवक क्रिकेट खेलने जाने की सोच रहा है। अब वह सोच रहा है वह तो हमें दिखाई देता नहीं है। बालक जो है वह, उसकी माता उससे दूर चली गई है तो उसे दुख का एहसास हो रहा है। अब हमको तो वह दिखाई दे रहा नहीं है। और विद्यार्थी जो है कॉलेज का, वह बाइक सवारी का जो आनंद है उसको याद कर रहा है कि बाइक चलाने में कैसा मजा आ रहा था। तो ये मानसिक प्रक्रियाएं हैं, बोधात्मक मानसिक प्रक्रियाएं, अप्रकट, प्रत्यक्ष नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रकट है, ऐसे व्यवहार को बोधात्मक प्रक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं जानकारी प्रक्रियाकरण के अभिगम की। इस अभिगम के उद्भव का आधार कंप्यूटर मशीन है, क्योंकि कंप्यूटर जिस तरह से कार्य करता है, मनुष्य भी कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। मनुष्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानकारियां प्राप्त करता है। उन जानकारी का एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में गुजरकर एक निश्चित क्रम में प्रोसेसिंग होता है। अंत में किसी निर्णय पर पहुंचकर कुछ विशेष प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार हमारा जो मस्तिष्क है वह कंप्यूटर की तरह ही काम करता है और इसीलिए मनोवैज्ञानिकों की तुलना कंप्यूटर प्रोग्रामर के साथ की जाती है। तो जो प्रोग्रामर होता है वह सिर्फ इस बात की चिंता करता है कि प्रोग्राम में किस प्रकार डेटा का स्ट्रक्चर व्यवस्थित किया जाए। समझिएगा, प्रोग्रामर को सिर्फ इसी बात की चिंता होती है कि किस प्रकार डेटा का स्ट्रक्चर व्यवस्थित किया जाए। हार्डवेयर तो उसके पास उपलब्ध है ही, इसीलिए प्रोग्रामर को सिर्फ
प्रोग्राम की और डेटा के स्ट्रक्चर की ही चिंता होती है। विचार, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति या समस्या समाधान जैसी मानसिक प्रक्रियाओं में मस्तिष्क की रचना, मस्तिष्क के विविध भाग या चेता आवेग के संबंध में वे सोचते नहीं हैं, किंतु ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानकारी प्राप्त होने से बोधात्मक प्रक्रियाओं का संचालन किस प्रकार होता है, इसमें उनकी दिलचस्पी होती है। यानी कि मस्तिष्क के किस किस विभाग का किस प्रकार से इसमें योगदान है, उसमें उनकी रुचि नहीं है, किंतु हमारी ज्ञानेंद्रिया यानी कि आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, उसके द्वारा जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं, तो बोधात्मक प्रक्रियाएं उसमें से किस प्रकार विकसित होती हैं, उसका वे अध्ययन करते हैं। इस प्रकार जानकारी प्रक्रियाकरण का जो अभिगम है वह कंप्यूटर मशीन पर आधारित है। अब जानकारी प्रक्रियाकरण के प्रतिमान यानी कि मॉडल को समझते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही समझा कि हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, तो कंप्यूटर एवं मस्तिष्क दोनों की कार्य प्रणाली एक जैसी ही है। प्रथम आधुनिक कंप्यूटर की रचना जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1940 के दशक के अंत में हुई। 1950 के दशक में मानसिक क्रियाओं को कंप्यूटर की रचना या मॉडल द्वारा समझाया गया। यानी कि 40 के दशक के अंत में प्रथम आधुनिक कंप्यूटर खोजा गया और 50 के दशक में हमारा जो मस्तिष्क किस प्रकार क्रियाएं करता है उसकी तुलना कंप्यूटर के साथ की गई और कंप्यूटर के मॉडल द्वारा समझाया गया। जानकारी प्रक्रियाकरण का मॉडल कंप्यूटर सादृश्यता या समानता पर आधारित है। इस मॉडल के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। इसमें मनुष्य के मस्तिष्क की कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ तुलना की जाती है। मानव मन और कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम की तुलना हर्बर्ट सिमोन ने 1969 में की। यानी मस्तिष्क की तुलना कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम से सबसे पहले हर्बर्ट सिमोन ने की। वे इसके प्रणेता रहे। आइए हम समझते हैं कि कंप्यूटर में और हमारे मस्तिष्क में क्या समानता है। कंप्यूटर में जानकारी डाली जाती है यानी कि डेटा एंट्री की जाती है, तो हमारे मस्तिष्क में भी आंख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा जैसी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानकारी को मस्तिष्क में डाला जाता है। ये हमारा इनपुट चैनल है। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस द्वारा जानकारी इनपुट की जाती है, उसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमारे मस्तिष्क में जानकारी इनपुट की जाती है। फिर उस जानकारी का कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर द्वारा प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में। उसी प्रकार मस्तिष्क में जो जानकारी डाली गई है उसका मानसिक प्रक्रियाओं की प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद कंप्यूटर में जो प्रोसेस किया हुआ डेटा है उसका संग्रह होता है। उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी जो जानकारी डाली गई है उसका स्मृति तंत्र में संग्रह होता है। कंप्यूटर में जो भी डेटा हमने डाला है, जो भी जानकारी हमने संग्रहित की है, उसकी आवश्यकता पड़ने पर हम उसे बाहर लाते हैं, जिसे आउटपुट कहते हैं। उसी प्रकार जो जानकारी हमारे मस्तिष्क में संग्रहित है, भविष्य में भी आवश्यकता अनुसार हम उसे स्मृति में से पुनः प्राप्त करते हैं। तो ये मस्तिष्क का आउटपुट हुआ। इस प्रकार जैसे कंप्यूटर कार्य करता है वैसे हमारा मस्तिष्क भी कार्य करता है, किंतु कंप्यूटर की मर्यादाएं हैं जबकि मस्तिष्क के पास अतुल्य क्षमता है। यहाँ आज का हमारा यह मुद्दा पूर्ण होता है। बोधन किसे कहते हैं, बोधात्मक प्रक्रिया अर्थात क्या, जानकारी प्रक्रियाकरण का अभिगम, जानकारी प्रक्रियाकरण का मॉडल। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विविध बोधात्मक प्रक्रियाओं की। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।